हेलो दोस्तों, मैकेनिकल डोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं भानु जी, और इन्होंने कई एग्जाम्स भी क्लियर किए और कई इंटरव्यू क्रैक्स किए। तो सबसे पहले तो मैं भानु जी का अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डोज पर स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद दिव्यांग जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि आप किस कहाँ काम करते हैं, क्या प्रोफाइल है और क्या एकेडमिक्स रहा है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांग जी कि मुझे मैकेनिकल डोज चैनल के माध्यम से विभिन्न तकनीकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से संपर्क में आने का मौका दिया आपने। मैं एक बार आपका पुनः तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं अपना एक लघु परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं सूर्यभान सिंह, वैज्ञानिक सहायक, दक्षिणी क्षेत्र बेंगलोर में कार्यरत। मेरी शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा के पॉलिटेक्निक धनबाद से। इसके बाद मैंने निजी क्षेत्र में 1 वर्ष कार्य किया और साथ ही साथ मैं एएमआई भी कर रहा था। फिर मैंने निजी क्षेत्र में कार्य करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन तैयारी की है और विभिन्न परीक्षाएं मैंने उत्तीर्ण की। एसएससी, जेईई, सेप्टेम, डीआरडीओ 6-7, इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक की वैकेंसीज आती हैं, वो बीएसएफ, एसआई, व्हीकल मैकेनिक, इंडियन एयरफोर्स, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई 2019 वाले में मेरे वेट लिस्ट में नाम था, अभी जो शायद अभी कंफर्म भी हो गया है। उसके साथ साथ मैंने परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित हैवी वाटर बोर्ड में इंटरव्यू दिया अपना, लेकिन मेगा सूची में नहीं आ पाया। बीआरसी का स्टाइपेंड ट्रेनिंग भी मैंने दिया हुआ है साक्षात्कार, लेकिन मेगा सूची में ना आने के कारण मैं नहीं उसमें चयनित हो पाया। अंततः मुझे परमाणु खनिज निर्देशालय में अंतिम तौर पर चयनित हो गया और मैं उसी में अभी कार्यरत हूँ। बेसिकली आज का जो सेशन है हमारा वो इंटरव्यू के बेस पर है, क्योंकि एनपीसीआईएल के कई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला है, और काफ़ी कैंडिडेट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि यदि कोई कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने चाहता है, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए एक मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आप कैसे तैयारी करने की बोलेंगे। हाँ, तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को जो भी लिखित परीक्षा पास करते हैं और जिन्हें साक्षात्कार के लिए चयनित किया जाता है, मैं उन्हें सबसे पहले यह कहूँगा कि वो विषय वार अपने सभी विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी विशेष रुचि और उसको बहुत अच्छे से उस पर अपनी कमांड बनाएं। ऐसा कमांड बनाएं कि उसमें से पूछे गए 10 में से कम आप 4 प्रश्न 5 प्रश्न को अच्छे से जवाब दे सकें उनके क्वेश्चंस का। बिल्कुल। वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू आपको 100 आउट ऑफ 95% केसेस में ऐसा होता है कि आप किसी भी साक्षात्कार पैनल के सामने बैठे हैं तो आपको एक मतलब सिंपली कहेंगे आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी विषय किस विषय में है आप उसको बताएं। वो आपको वहीं से प्रारंभ करेंगे। आप अगर आप उसमें आपका कमांड अच्छा है तो आप बहुत बेहतर करेंगे अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले साक्षात्कार में। तो मेरा पहला सलाह यही रहेगा कि आप किसी एक विषय पर सबसे अधिक पकड़ बनाएं और लगभग ऐसा प्रयास करें कि 100% इज नथिंग, कोई भी 100% नहीं है। उस 10 में से कम 4-5 क्वेश्चन को उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें आप। तो जैसे कि मेरा इंटरव्यू था ये एएमडी में, तो मेरे से पूछा गया मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछा, क्यों आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत अचंभा वाला क्वेश्चन था। मेरे को लगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलने के बाद जी। वो क्वेश्चन बोलेंगे अगला व्हाट इज स्ट्रेंथ करो व्हाट इज अदर, लेकिन उन्होंने पूछा व्हाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं थोड़ा देर पॉज लेके 10 सेकंड बाद मैंने बोला सर क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरे को सभी चीजें दिखती हैं बाय द नेकेड आई। कोई भी फेलियर हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, बकलिंग हो रहा है, क्रैकिंग, ये सारी चीजें आंखें से दिखती है, तो वो मुझे ज्यादा समझ में आता है किसी भी एज कंपेरिजन टू फ्लूइड और कंपेरिजन टू थर्मोडायनामिक्स के मुकाबले में। बिल्कुल। तो मतलब हाँ, वो अच्छे से मेरे प्रश्न के जवाब से सहमत हो गए। उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया कंटिन्यू। तो पहला तो यही रहेगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए वो सबसे पहले ये कंफर्म करें किसी एक विषय पे अपनी अच्छी कमांड बनाए जिनमें उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल एकदम ओपन चैलेंज रहता है। वहाँ पे खुली खुली चुनौती रहती है आपके पास कि आपको बोला जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और उसके ऊपर से फिर आपके सवाल स्टार्ट किए जाएंगे। भले 4-5 सवालों के बाद वो क्वेश्चन कहीं से पूछे, वो डजंट मैटर, बट जब आपने स्टार्टिंग पहला कोई सब्जेक्ट बताया है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। डेफिनेटली वो 4-5 क्वेश्चन तो उससे पूछेगा ही। बिल्कुल। हाँ, इसके बाद आप जो भी दूसरा मेरे रणनीति सबसे बड़ा पार्ट ये रहेगा साक्षात्कार के लिए
कि आप जो भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उसमें आपके इस द्वारा इस्तेमाल किए गए एक एक वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, जो भी आप टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें, वो उन्हीं टेक्निकल वर्ड्स में से ही क्वेश्चन क्रिएट हुआ दोबारा से। बिल्कुल। आप जो उत्तर दे रहे हैं तो उसी टेक्निकल वर्ड्स में वो घुसेगा अंदरूनी वो, और उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा। आप जो जवाब देंगे वो उसी में घुसेगा वो। तो मेरे से जैसे पूछा गया व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मैंने बताया सर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे अप टू इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, तो सर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये रेजिलेंस होगा, ये टफनेस होगा। तो उन्होंने डायरेक्ट उसी पूछा सर ये बताओ रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस बताया, तो फिर बताया अच्छा बताओ टफनेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप जो जवाब दोगे वो उसी में से क्वेश्चन वहाँ पे राइज होगा अगेन। तो आप जो भी जवाब दें ऐसा करें कि मतलब वो जो भी टेक्निकल टर्म आप उस आंसर में यूज कर रहे हैं उसका आपके पास वेल क्लियरिटी, सारा चीज क्लियर होना चाहिए। ये दूसरा स्ट्रेटेजी। और तीसरा मतलब अधिक से अधिक प्रयास करें। वो इंटरव्यू का मतलब होगा वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज चेक नहीं करना चाहता वो। यू डोंट वांट टू लिसन योर बुकिश नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज। बिल्कुल। आप क्या रिटर्न एग्जाम में पढ़ के आए हो, क्या आप किताबें खुद में किसी ने रट के खत्म कर दिया है, किसी ने एस चांद खत्म कर दिया पढ़ के सारा, वो वहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। सारा चीज धरी की धरी रह जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपके माइंड में क्या है एक्चुअली कंटेंट है, क्या मैटर है, उस पर वहाँ पे वर्क होगा एक्चुअली। तो बच्चे समझते हैं हमने खुद में पढ़ लिया है, हमने अपने 5 साल का नोट्स बुक पढ़ के रट दिया है, वो सारे वहाँ पे धरे के धरे रह जाएंगे आप पे, और आप 2 मिनट इंटरव्यू में वहाँ पे खड़े नहीं हो पाओगे। बिल्कुल। तो इंटरव्यू इज डिफरेंट थिंग, वो आपके माइंड में एक्चुअली है क्या, आपका बेस कैसा है, वो उसको वर्क करता है वो। आप मोटी मोटी किताबें रटते थे इंटरव्यू में नहीं क्वालिफाई होते। तो जो भी कंटेंट है उसको मतलब एक्चुअली एकदम बेस लेवल पे उसकी जानकारी रखें और माइंड में रखें उसके बारे में। ये मेरा तीसरा रणनीति था इंटरव्यू के लिए लेके। तो बेसिकली किसी भी कैंडिडेट को अपने 4 से 5 जो मोस्ट सब्जेक्ट फेवरेट हैं जिनमें वो स्ट्रॉन्ग है वो अपने तैयार करें, और तैयार है कि इसके बेसिस पर ही क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, तो आप उनको देने के लिए तैयार रहें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वो वन जो लाइनर क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और आंसर देते जा रहे हैं, वो हो सकता है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते रहें। एकदम एकदम फर्स्ट आपने जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया, उससे तो एक आध क्वेश्चन पूछेंगे, 3-4 क्वेश्चन। बिल्कुल। उसके बाद तो फिर रैंडमली क्वेश्चन वो कहीं से पूछने लगेंगे वो। लेकिन जो आपको फर्स्ट स्टेबल करने के लिए आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो उसी क्वेश्चन से बनेगा जो आपने बताया सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी ने थर्मोडायनामिक्स बताया। तो पहले 3-4 क्वेश्चन आपसे ये डेफिनेटली है कि वो थर्मोडायनामिक्स से ही आएंगे। अगर उनको लगा कि आप थर्मोडायनामिक्स में कंफर्टेबल है, देन वो आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए फ्लूइड से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोडक्शन से क्वेश्चन बिल्कुल। पूछेंगे। ठीक है, अगर आप थर्मोडायनामिक्स में ही अनकंफर्ट हो जाओगे फिर तो आपको उनको पॉइंट मिल जाएगा, फिर वहीं पे फिर रगड़ देंगे सभी को वो। वही होता है हाँ, अपने जब सिस्टम आपका में तो। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही आपका वीक है तो आप फिर अदर सब्जेक्ट में तो वीक रहेंगे हाँ ही। वही है। हाँ तो नेक्स्ट बात करूँ कि टेक्निकल जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो टेक्निकल के साथ साथ एचआर की भी तैयारी करना ज़रूरी है कि एचआर क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ पूछ लेते हैं वो। चार क्वेश्चन में जैसे कि नॉर्मली वो उनके लिए है ना जो कैंडिडेट कहीं पे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जी। क्योंकि वो डिप्लोमा लेवल पे अगर इसमें आ रहे हैं, स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में आएंगे मेरे ख्याल से ना, कैटेगरी 1 जी, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी तो उनका 1। 2 साल का ट्रेनिंग हो। हाँ उनका 2 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर वो 2 साल बाद थर्ड ईयर में उनका एग्जाम होगा, फिर वो पास करके साइंटिफिक असिस्टेंट सी पे प्रमोट होंगे हैं। तो फर्स्ट आई थिंक 16,000 है, फिर सेकंड ईयर 18,000 के अप्रोक्स सैलरी उनका। तो बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छी अच्छी जगह पे मतलब पोस्टेड है, वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर को लेके यहाँ पे आते हैं और वेल ट्राई करते हैं। तो उनसे ये पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, भाई आप इतनी सैलरी वहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे मतलब क्यों आना चाह रहे हो आप, हाउ बिल्कुल। इज योर मतलब क्यों, हाउ यू प्रीफर दिस डिपार्टमेंट व्हेन यू गेट बेटर अर्निंग देन दिस डिपार्टमेंट। बिल्कुल। और तो वो उनके लिए बहुत अच्छे से इस प्रश्न का तैयारी करके जाएं। और जो बच्चे जिनका जिनका ईयर गैप ज़्यादा है ना, जो मान लीजिए 2014 के पास आउट है, 16 के पास आउट है, 18 के पास आउट है, आई थिंक स्टाइपेंड ट्रेनिंग मेरे ख्याल से उतना गैप आउट नहीं चलेगा। जिनका गैप है ईयर गैप, वो अपने ईयर गैप को अच्छे से फिल करके बताया वहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू बताएं कि सर हम ये भी पढ़ रहे थे, डिप्लोमा बाद हम बीटेक कर रहे हैं, या डिप्लोमा बाद हम कुछ और कर रहे हैं, साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बताने से वो गैप फिलिंग अच्छे से होना चाहिए। तो ऑलरेडी तो मतलब यही बढ़िया क्वेश्चन रहता है, हम क्या चाहेगा। बिल्कुल, मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपका होना चाहिए कि आपने गैप क्यों लिया है, गैप क्यों रहा आपके एकेडमिक्स में, तो जस्टिफाई करना हाँ पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्वेश्चन श्योर रहेगा अगर। और आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो आपके जॉब से रिगार्डिंग जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा वो। मान लीजिए मेरे साथ एएमडी में एक आए थे वो हैवी वाटर बोर्ड में,
वो ऑलरेडी जॉब में थे बीपीसीएल एचपीसीएल में, तो उनका इंटरव्यू था ब्रांच पेपर कम और बीपीसीएल से ओरिएंटेड ज़्यादा इंटरव्यू था उनका। बिल्कुल। और आपने मेंशन किया है कि यू आर वर्किंग विद समवेयर एल्स इन प्राइवेट सेक्टर, अदरवाइज इन मारुति सुजुकी, होंडा, समवेयर एल्स, other automobile industry, other PSUs company, then the first priority is asking question from this your circumference of your job profile. वो आपके जॉब प्रोफाइल से इर्द-गिर्द से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उसकी अच्छी से जानकारी लेके जाओ वहाँ पे। बिल्कुल। तो यदि कोई अप्रेंटिसशिप वाला है या एक्सपीरियंस वाला है या गैप वाला है, तो उसको तीनों चीज़ें आपको जस्टिफाई करना अच्छे से। और यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया है हाँ, तो आपने 1 साल क्या किया, क्या सीखा, तो आपको अच्छे से उसको लेके भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो टेक्निकल के अलावा देखा जाए तो कभी कभी जैसे साइंस के क्वेश्चंस या करंट अफेयर, ये चीज़ें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो डीआई के लिए तैयारी करें तो इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करें क्या? हाँ, डीआई के लिए मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल के, जैसे कि आप डीआई में सपोज़ कोई इंटरव्यू है, तो वहाँ पे वो कोई हम लोग यूपीएससी, आईएएस का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। हम्म, सिंपली वो आपसे पूछ देंगे सर रैंडमली, इंडिया का अभी क्या कहते हैं मिनिस्टर कौन है, ये कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन या रहेगा। मिनिस्ट्रीज़ हो गया, आप जिस स्टेट से हैं, वो पूछेगा अच्छा उस स्टेट का गवर्नर कौन है, उस स्टेट का सीएम कौन है, ठीक है? इस टाइप से क्वेश्चन मतलब हाँ बेसिकली बिल्कुल। अच्छा आप यूपी से हैं, यूपी का ये नेशनल जी स्टेट बर्ड कौन है, स्टेट एनिमल कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल। चाहे अभी रिसेंटली कोई इवेंट हुआ, जैसे अभी अग्निवीर हो रहा था, अग्निवीर का क्या इशू है, जी उसमें क्या रिगार्डिंग है, ऐसे वैसे इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन। अभी जैसे मतलब क्यों एलिजाबेथ का डेथ हो गया, जी कॉमनवेल्थ क्या है, उसमें इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं, बिल्कुल जी बेसिक क्वेश्चन सब। इसमें कोई आपको मतलब प्रो लेवल का वो बनने का जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो नॉर्मली बिल्कुल हाँ नॉलेज होना चाहिए बस, जानकारी। हाँ, जो भी करंट इशू चल रहे हैं देश में या वर्ल्ड में, तो आपको थोड़ा सा वो नॉलेज होना चाहिए हाँ कि आप 1 या 2 हाँ पॉइंट नॉलेज उनके होना सामने चाहिए। रख सको। हाँ हाँ वही चीज़। तो यदि ये बात किया है ड्यूरेशन की कि एवरेज ड्यूरेशन कितने टाइम तक इंटरव्यू लेते हैं और क्या उनका पैटर्न रहता है इंटरव्यू का लेने का? हाँ, वो एवरेज ड्यूरेशन मैंने वही बताया ना। अगर आपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपना बताया कुछ भी थर्मोडायनामिक्स, अगर आप उनके पहले 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली उससे आएंगे ही। बिल्कुल अगर आप उस कंफर्ट जोन में अगर आप टिक गए ना, फिर आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है। अगर आप उस कंफर्ट जोन में नहीं टिक पाए ना, फिर तो आप 5 मिनट में बाहर हो जाओगे। तो इट्स तो लाइक ए मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है हाँ वही वही बता सकता हूँ। तो इट्स क्योंकि लाइक वहाँ ए पे पावर प्ले ऑफ द खड़ा होने के इंटरव्यू। लिए एकदम एकदम हाँ, ये मतलब मेरा पर्सनल मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है साक्षात्कार के लिए, वो बता रहा हूँ मैं। मैंने जब भी जितना भी इंटरव्यू दिया ना, उसमें यही है कि फर्स्ट 5 to 6 मिनट्स में अगर आप टिक गए ना, तो फिर हो सकता है आपका वो 15 मिनट्स तक जा सकता है। वो मतलब वो फिर इंटरेस्टेड बात है कि बच्चे में दम है, अब इसे बिल्कुल पूछते हैं और क्वेश्चन और पूछते क्वेश्चन। आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप जब आपने घुटने टेक दिए हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं आगे बढ़ने का, फिर क्या भाई बिल्कुल जाओ आप चले बिल्कुल। जाओ। इसके अलावा जैसे टेक्निकल नॉलेज की बात हो गई और एचआर क्वेश्चन की बात हो गई और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की बात हो गई, इसके बाद यदि बात की जाए जैसे कि आपके पर्सनैलिटी की, आपके एटीट्यूड की, आपके कम्युनिकेशन की, तो इस बात का क्या इफेक्ट, कितना इफेक्ट पड़ता है इस बात का इंटरव्यू पे? हाँ, असर तो पड़ता है इस पे। जैसे कि ये तो मतलब जनरली आपको जो बता देगा, मतलब बाई हम्बली ड्रेस सेंस बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल कोई परफ्यूम लगा के नहीं जाना वहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। ये नहीं कि उस दिन जा रहे हैं नवरत्न तेल लगा लिए सर में तो पूरा स्मेल हो रहा है, वैसा नहीं। हाइजीन अच्छा, ठीक है। मतलब बहुत सारे होते हैं ना, कोई जर्नी जर्नी करके आते हैं हमारे जैसे स्टूडेंट्स, कितनी दूर दूर से आते हैं। सर में सोए नहीं, रात में तो नवरत्न तेल लगा लिया, फिर स्मेल आ रहा है इंटरव्यू रूम में उस टाइप का। कोई बढ़िया बिल्कुल डीओ मार लिए, इंप्रेशन में कुछ इंप्रेशन नहीं बनेगा उससे, खराब होगा। बिल्कुल सिंपल, कोई मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। जाइए अंदर, ऑब्वियसली आप बैठ के जाएंगे, वहाँ आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, बैठिए, बिल्कुल सही से बैठिए। जो पोस्चर है वो आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएगा उनका। वहाँ पे आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम इज वेरी हम्म, प्रीशियस। आपको नहीं आता है डायरेक्टली बोल दीजिए, सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल डोंट वेस्ट द टाइम। वहाँ पे बिल्कुल मतलब आपको है ना हवाबाजी, मतलब जी जी पता नहीं है कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब ये तो ट्राई ही मत करना बिल्कुल भी। आपका होने वाला जो होगा तो भी नहीं होगा इस परिस्थिति में। मतलब जितना एक्यूरेट। आता है उतना ही बोलिए, चुप हो जाइए, एक्यूरेट हाँ। बिल्कुल। यदि नहीं आता तो आप सॉरी बोल सकते हैं या फिर एक चांस ले सकते हैं। हाँ लेकिन कुछ लोग हाँ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही फायरिंग कर देते हैं अंधाधुंध की, कुछ भी बोले जा रहे हैं एडिशनली। हाँ, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल अंदर फायरिंग। ये रिटर्न एग्जाम नहीं है कि कुछ भी टिक मार के आ जाएंगे। इंटरव्यू है वो, वहाँ पे आपका मतलब क्लीन बोल रहा होगा बिल्कुल। बिल्कुल जितना पूछा जाए उतना बोलिए, ज्यादा नहीं बोलना है। और नहीं आता तो टाइम वेस्ट नहीं करना, क्लियर बोल दिए सॉरी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
या मुझे इस विषय में आइडिया नहीं है सर, क्लियर बोल दीजिए, शर्माना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको 10 में से 10 सवालों का जवाब देना, 10 में से 3-4 सवाल का ही जवाब दो ना, अच्छे से दे दो, वो आपके लिए सफिशिएंट है इंटरव्यू में सेलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। वरना यदि आप एडिशनली कुछ भी बोलते जाते हैं तो उससे एक नेगेटिव आपका बैड इंप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाता है फिर आगे के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो यदि सब्जेक्ट की बात की जाए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो कुछ क्वेश्चंस आपको याद हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? थर्मो की बात की जाए या फ्लूइड मैकेनिक्स की? फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि यार अब यहाँ थर्मोडायनामिक्स में अगर आप जाते हैं ना, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पर्सनली, जी जी। थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे तो एक फेमस क्वेश्चन है एंट्रोपी। हाँ। वो कहीं ना कहीं से वो एंट्रोपी घुसा ही देगा कोई ना कोई पैनल हम्म, मेंबर। ठीक है, और एंट्रोपी एंट्रोपी में आप मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप उसमें 1 घंटा भी लगा देगा तो बोल नहीं पाओगे एंट्रोपी के बारे में। बिल्कुल। तो उसमें कुछ बताइए, आप कुछ बात बोल दीजिए सॉरी सर, क्योंकि एंट्रोपी को आप एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे, वो सारे एक्सपर्ट्स है वहाँ पे। ठीक है, उनको आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते एंट्रोपी के मामले में। तो जितना आपको आइडिया है उसके बारे में सही से जानकारी देना है, हम्म, फिर चुप हो जाना है बहुत धीरे से, सॉरी सर बस। बिल्कुल जैसे कि फिर इसमें बर्नौली ये फ्लूइड में आया था मैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल। बर्नौली इक्वेशन का यूनिट होता है उसमें, पर जी यूनिट जी। केजी पर यूनिट मास करके। उस यूनिट में बहुत ज्यादा मेरे को कंफ्यूज कर दिया था उन्होंने। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे तो फिर उसको क्यों बोलेंगे, इसको मीटर में निकालेंगे तो उसको केजी पर पावर पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। वो यूनिट्स एकदम क्लियर रखना है उसका, बेसिकली क्वेश्चन है वो। तो इससे पहले जब मैं आया था इंटरव्यू के लिए, उस टाइम मैं फ्लाइट से आया था पटना से बॉम्बे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा आप किससे आए, मैंने कहा सर बाई एयर आया मैं। तो बोला कि अच्छा बता सकते हो आप ये फ्लाइट कैसे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मैंने गलती से सुना हुआ था कहीं से, मैंने किसी से कि हाँ भाई इसमें भी बर्नौली इक्वेशन कहीं ना कहीं भी हम्म, लगता है। वो बताया मैंने उनको। बस उसके बाद मतलब उन्होंने मेरा शुरू कर दिया, बर्नौली इक्वेशन अच्छा बताओ कैसे लगता है, बर्नौली इक्वेशन अच्छा बताओ थर्स्ट फोर्स लगेगा कैसे, ये बताओ। तो फिर लास्ट में मेरे को बोलना पड़ेगा सॉरी सर मुझे इतना ही आइडिया है, ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। मैंने लीव बिल्कुल। कर दिया। तो हर एक सब्जेक्ट का मतलब कुछ फेमस चीज है, मतलब वो एंट्रोपी पे जो भी आपको आइडिया है थोड़ा बहुत बता दीजिए, उसके बाद नहीं आता तो बोल दीजिए सॉरी सर मैं कुछ बता नहीं सकता, सॉरी सर आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन। तो वो सभी में जैस एक सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स हैं। जी, जैसे एनपीसीएल एक पावर यूनिट है, पावर प्लांट की यूनिट है। हाँ तो उसके लिए हाँ। सब्जेक्ट यदि तैयार करना चाहें तो कौन कौन सब्जेक्ट अपने हो सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट? मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर प्लांट बाय थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके बिल्कुल। से। उसके बाद फ्लूइड मशीनरी पढ़ थर्मोडायनेमिक्स सकते स्ट्रॉन्ग हैं। टू बी। हाँ, फ्लूइड मशीनरी थर्मोडायनेमिक्स जो भी पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में ना वो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो वो सपोर्ट करेंगे आपको पीछे से, मतलब कुछ हिंट देंगे। जी अगर आपको माइंड में जरा सा भी मतलब वो अगर आपको रिमेम्बर होगा तो आप हिंट से सिलेक्ट मतलब उसको मतलब आप सही से आइडेंटिफाई कर लो क्यों हिंट दिया जा रहा है मेरे को। अगर आप माइंड में कुछ है ही नहीं, हवा दिए जा रहे हो, तो फिर उसको हिंट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो जी। वो सपोर्ट करते हैं हमेशा। वो नहीं चाहते कि आप रिजेक्ट हो, वो चाहते हैं आप सिलेक्ट हो, आप जवाब दो, हिंट भी देंगे आपको पीछे से। तो बोलेगा अच्छा ये ऐसे हो सकता है क्या, तो उसमें उसका हिंट रहता है वो। वहां पे कोई आपके साथ प्रैंक नहीं कर रहे हैं गलत जवाब देके आपको, गलत मतलब बता के वो आपको डिमोटिवेट या आपको बाइफिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको सही जवाब दे रहे हैं लेकिन वो हिंट दे रहे हैं आपको। आपको उस हिंट को समझना है और उस पर वर्क करना है और उस पर जवाब देना है। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो पैनल है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आप जाते ही जी मतलब जवाब दिए जा रहे हैं कहीं पे रुक ही नहीं रहे हैं, कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं, तो वो तो भाई आपका इमेज डाउन करेगा वहाँ। बिल्कुल। बहुत बैड इंप्रेशन बनेगा आपका। तो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है लैंग्वेज का कि हिंदी में इंग्लिश में, कि जब हम साउथ में इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर कहीं भी, तो हिंदी में देना है इंग्लिश में देना है, तो ये लैंग्वेज का क्या बोलेंगे कि लैंग्वेज के बारे में क्या है? तो ऑब्वियसली ही आप हिंदी में भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टेक्निकल टर्म आप यूज करोगे वो इंग्लिश में यूज तो करोगे ही ना। जी जी। अब जैसे यूपी में डिप्लोमा हिंदी में होता है मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो उनके लिए तो बहुत टफ है भाई, उनके जो आज जो हिंदी में वर्ड्स बोले जाएंगे टेक्निकल, जैसे कंप्रेशन को बोलते हैं संपीड़न, तो बहुत टफ हो जाता है सामने वाले के लिए समझने में। हाँ, मतलब तो प्रयास एटलीस्ट कीजिए कि इंग्लिश। हाँ टेक्निकल वर्ड आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, एटलीस्ट वो बोलिए कि सामने वाले को समझ में आए। ये नहीं कि आप सीएल क्योंकि फोर्स को सामने जो बैठे बंडिंग हैं वो, मूवमेंट को बंगन नागुड़ बोल रहे हो, या बिल्कुल ही शुद्ध हाँ हाँ हिंदी बोल हाँ, रहे वो हो। समझ नहीं पाएंगे और ना ना, क्योंकि जो जो बैठे हुए हैं ना इंटरव्यूअर में उनको समझ में आना चाहिए। सही बात है। वहाँ पे कोई डिप्लोमा होल्डर्स भी बैठे हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स हैं पीएचडी लेवल के, एमटेक आईटीएम से, तो उनको थोड़ा एटलीस्ट आप इंग्लिश वर्ड्स को यूज करना चाहिए टेक्निकल टर्म।
तो यही कि आप हिंदी में इंग्लिश में एवरेज इंटरव्यू दे सकते हैं हाँ, कि दे सकते हैं। टेक्निकल एवरेज, टर्म्स इंग्लिश बस ज़्यादा अच्छा टेक्निकल है, आप बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो इसके बाद यदि बात की है कि यदि किसी को स्टार्ट करना तैयारी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो वो कोई यानी हुँ। किस बुक से करे या कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर या कोई अदर प्लेटफॉर्म, यदि कोई एवरेज स्टूडेंट है जो करना चाह रहा है स्टार्ट, तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है इंटरव्यू की तैयारी? इंटरव्यू की तैयारी जो सबसे पहले मैंने कोई एक अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करे, कोई भी एक सब्जेक्ट ओ, सबसे पहले, और उससे रिलेटेड जो भी उसके, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप बोलोगे ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सबसे पहले माइंड में आएगा स्ट्रेंथ कर्व, जी ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट, शेयर हो जाएगा, ये सब चीज़ें डायरेक्ट माइंड में आ जाती है अपने आप। कोई बंदा अगर सही से सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ा है किसी एग्जाम के लिए, तो वो सब चीज़ों को बहुत मतलब डीप जाके एकदम उसके बारे में निकाल के लाना है। डीप स्टडी विथ नोट्स प्रॉपर, गहराई से उसकी सारी चीज़ों को छानबीन करके जानकारी रखो आप। बाकी आपका चैनल है ही इंटरव्यू में गाइडलाइन देने के लिए अभ्यर्थियों के लिए, और अच्छा चैनल है, गो फॉलो करें आप, बहुत बिल्कुल। जानकारी मिलेंगी आपको। यदि हम फाइनली कंक्लूड करें इंटरव्यू को, तो बच्चों के मोटिवेशन के लिए आप क्या बोलेंगे? मोटिवेशन के लिए बहुत से, मोटिवेशन के लिए मतलब यार एग्जाम तो टफ है, कंपटीशन है, बट डजेंट मैटर कितना भी कंपटीशन है, आपको एक सिंगल सीट चाहिए। हम भी आपकी की तरह कभी थे, हम लोगों ने बहुत मतलब कितने एग्जाम दे दे के यहाँ पे पहुंचे हैं। वो एक फेज होता है, वो एक लेवल होता है, जिस दिन वो लेवल आएगा उस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे आप, ठीक बिल्कुल। है। आप मतलब रुकना नहीं है, हो जाओ तो बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा कि हो जाए, ना हो तो भी कोई दिक्कत, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम अगेन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हर वही है। स्टूडेंट की लाइफ में एक पी पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद उसके एग्जाम क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ होते हैं कैंडिडेट जिनका एक मेरे एक बार में साथ एग्ज़ाम नहीं निकला या दूसरी बार में एग्ज़ाम नहीं निकला, तो वो हाँ हाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब सोचते हैं वही, कि हाँ छोड़ दो। फ्रस्ट्रेट हो, वही वही। मेरा एक साथ ये तीन तीन ज्वाइनिंग आया था, एक ये पहले बीएसएफ सब इंस्पेक्टर का आया, तो मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे, फिर फादर थे वहाँ पे, तो फादर बोल रहे नहीं, तो आप जो आया एटॉमिक एनर्जी में वहाँ चले जाओ, वो पीओमओ के अंदर है, ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट, उधर ही चले जाओ। फिर मैं बीएसएफ छोड़ के यहाँ पे आ गया, वही चीज़। तो वही है, मतलब एक पीक पॉइंट आएगा, उसके बाद बिल्कुल। आपके एग्जाम सारे निकलने लगेंगे। लेकिन यही है कि अभी जो है ना, कि आज से 2015 से पहले कैंडिडेट्स क्या करते थे, डिप्लोमा लेवल के आर एस खुरमी हो गया, आर के जैन हो गया, उसको रट लिया और एग्जाम क्वालिफाई, उनका मतलब बहुत इजीली। हमारे सीनियर्स ऐसे है ना, केवल आर के जैन मतलब खुरमी रट के चले गए, एग्जाम क्वालिफाई हो गया और वो भी जॉब कर रहे हैं। बट अभी ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने बहुत मतलब प्रिसाइसली, बहुत केयरफुली, अब वैसा नहीं होगा। आप खुरमी रट लो, जैन रट लो, कोई भी किताब रट लो, उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, उसको थोड़ा सही से पढ़ना है, थोड़ा फोकस होकर पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है पूरा। यदि आप इसरो की बात की जाए तो उसके एग्ज़ाम में भी आप देखोगे तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैसा कि आपने सुना, भानु जी की कई बातें ऐसी हैं जो आप एक बार फिर से सुनना, और हो सकता है कि ऑडियो में थोड़ा लैग आ रहा हो तो आप उस लैग को इग्नोर करें, क्योंकि लैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जितनी बातें हमारी इंपॉर्टेंट थी, और जो भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप उसका टाइमिंग या ड्यूरेशन का सेकंड हमको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितना एक्सपीरियंस इनको रिटर्न एग्जाम देने का है, इंटरव्यू देने का है, तो आपने समझ ही लिया होगा उनकी बातों से। तो एक एक पॉइंट आप इनकी बातों को नोट करें, और उसके हिसाब से ही आप इंटरव्यू की तैयारी करें या रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। और बाकी बीच बीच में हम और भी गाइडेंस प्रोग्राम लगाते रहेंगे रिटर्न एग्जाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। और मौका हुआ तो भानु जी को फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाएंगे।